नेक्स्ट जो हमारा सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक में आता है दैट इज़ ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, सबसे पहले देखें ऑस्टियो मीन्स बोन, माइल से आपसे नज़र आ रहा है बोन मैरो। ठीक है, और ये जो आइटिस है इसका मतलब इन्फ्लेमेशन। अब क्या होगा कि जो बोन होगी, जो बोन का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, बोन होगी और उसका जो बोन का मैरो होगा, उन दोनों में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कह देते हैं। सो इट डिनोट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन एंड द बोन मैरो एंड इज वर्चुअली ऑलवेज सेकेंडरी टू इन्फेक्शन। कि अगर कोई बंदे को पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ था, फॉर एग्जाम्पल उसको पहले से कोई वायरस, पैरासाइट, फंजाई, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन था, तो वहाँ से फिर हमारी जो बोन होती है उसकी बॉडी में अगर पहले से इन्फेक्शन फैला हुआ था वो हमारी बोन में चला जाएगा और बोन में जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा। अब हमारे पास जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है उसकी मेन दो हमारे पास टाइप्स होती है, एक पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, दूसरा हमारा मायो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। पायोजेनिक बैक्टीरिया मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे जो हमारी बोन के अंदर पस बनाना शुरू कर देंगे, और दूसरा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, आपको पता है वो हमारे लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमैटिस इन्फ्लेमेशन करता है। अगर वहाँ से वो बोन के अंदर आ जाए, ठीक है, मतलब हमारे लंग्स के अंदर पहले हुआ था टीबी, ठीक है, उस पेशेंट के अंदर हुआ था टीबी, वहाँ से उसकी बोन के अंदर चला जाए तो ये हमारे पास जो है वो क्या कर देगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस कर देगा, मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन एंड द बोन मैरो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसमें मैंने आपको बताया पायोजेनिक मीन्स देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ पस बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें हमारे पास बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, फंजाई कभी कभार हो सकते हैं जो कि हमारे पास पस प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मतलब पस नहीं करेंगे लेकिन इन्फ्लेमेशन करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। अब वो किस तरह से आते हैं, आप ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि हमारी बोन है, ये पड़ी हुई है बॉडी की, इतनी ज़्यादा बोन्स होती हैं। अब वहाँ पे कैसे हमारे पास जो है ये ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस आ जाता है कि हमारे पास ब्लड के थ्रू आ सकता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि इर्द गिर्द वाली साइड के अंदर की प्रॉब्लम थी वहाँ से एक्सटेंड होके आ गया, या डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हो गई। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी के इस हिस्से में इन्फेक्शन था, अब वो ब्लड के थ्रू हमारी बोन के अंदर आ गया, ब्लड के थ्रू आ सकता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू फैल के बोन में आ सकता है। दूसरा ये कि बोन के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स में पहले से कोई इन्फ्लेमेशन हुई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बोन के इर्द गिर्द इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें कोई इन्फ्लेमेशन हुई थी मसल्स के अंदर या हमारे पास स्किन के अंदर, वहाँ से हमारे पास अगर स्किन के अंदर कोई ट्रैक बन गया वहाँ से चले जा सकती है। दूसरा हमारे पास तीसरा वाला जो होता है, थर्ड वाला, वो ये है कि डायरेक्ट इम्प्लांटेशन। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं बोन से रिलेटेड, तो वहाँ से हम बाहर से कोई इन्फेक्शन बोन के अंदर डाल सकते हैं, या कोई हमारे पास फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, लाइक बोन के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, और बोन की फ्रैक्चर्स होंगे, अल्टीमेटली बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाएगा कि मैं अंदर चला जाऊँ, तो उसकी वजह से बोन के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। ये हमारे पास 3 रूट्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो एमसीक्यू के लिए सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है कि स्टेफ ऑरियस की वजह से सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर कॉज ऑफ द ऑस्टियोमाइलाइटिस इज स्टेफ ऑरियस। ठीक है, स्टेफ ऑरियस, और ये हमारे पास 80 to 90% केसेस में कॉज करता है, याद रखना है। बाकी सेकेंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं जो आएंगे, वो हमारे पैक हैं, पैक PE के, सुडोमोनास, इकोलाई एंड क्लैप्सियाला। ठीक है, इसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हमारे कि पहले से पेशेंट को कोई ब्लैडर के अंदर, उसके ब्लैडर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही थी, लाइक यही हमारे पास जो है मतलब पैक जो होते हैं ना, ये UTI कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ से जो है UTI कॉज करने वाला जो पैक ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ चले जाएंगे। और थर्ड हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और आपको पता है ना, मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के पहले से कोई पेशेंट को ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ये मोस्टली आपके एनारोब्स होते हैं जो आपके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अगर हम न्यूनेट्स की बात करें तो याद रखना है हिमोफिलस हो सकता है, और हमारे पास ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, ये हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट्स में कौन सा ज़्यादा होता है, तो उनमें सैल्मोनेला का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जो टाइफाइड कॉज कर रहा होता है। तो आपने याद रखना है सबसे मोस्ट टॉप पे हमारे पास स्टेफ ऑरियस आएगा। ठीक है, स्टेफ ऑरियस आएगा। उसके बाद हमारे UTI कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। पेशेंट से आप हिस्ट्री लेंगे, आपको पहले कोई मतलब उसकी ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ पेशेंट आएगा ना, तो आप उसे हिस्ट्री लेंगे कि आपको पहले कोई UTI तो नहीं हुआ था, क्योंकि पैक ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें। थर्ड आपके पास मिक्स्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं, मिक्स्ड कोई हमारे पास बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और फोर्थ मैंने आपको बता दिया कि अगर न्यूनेट्स की बात करें, कोई आपके पास छोटा बच्चा आ जाता है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एच इन्फ्लुएंजा होता है, और स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। और अगर सिकल डिजीज़ पेशेंट्स आएंगे तो आपने याद रखना है कि उनके अंदर साल्मोनेला कॉमन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात पता होना कि किस ऑर्गेनिज्म में, किस पेशेंट में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे पेशेंट को, उसके मुताबिक हम मेडिसिन देंगे और पेशेंट ठीक होगा। अगर उसको सिकल सेल डिजीज़ का पेशेंट है, उसमें स्टेफ ऑरियस नहीं हो सकता, उसमें ज़्यादा सैल्मोनेला का इन्फेक्शन होगा। ठीक है,
तो साल्मोनेला का इन्फेक्शन होगा या हमारे पास उसको कल्चर करने में इतना टाइम लग जाता है, तो उससे पहले पहले हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है। तो आपको एज अ डॉक्टर पता होना चाहिए कि ये सिकल सेल का पेशेंट है, इसमें साल्मोनेला का इन्फेक्शन होगा, न्यूनेट आया है, इसके अंदर ये वाले इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होंगे, तो मैंने ये बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है, मैंने कोई और नहीं स्टार्ट करवाना शुरू कर देनी है, और मैंने उसको मतलब कवर करना है। इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपके पास एक चीज़ आ जाती है ऑसियस वैस्कुलर सर्कुलेशन, ठीक है, ऑसियस वैस्कुलर सर्कुलेशन। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो है ना, मैंने आपको बताया था उस बोन के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला हमारे पास होता है क्या, ये वाला होता है, इस तरह से हम बोन को डिवाइड करते हैं ना, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास एपिफिसिस होता है, फिर हमारे पास ये वाला डायफिसिस होता है, और ये दरमियान वाला मेटाफिसिस होता है। अब क्या होता है कि जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं और जो हमारे अडल्ट्स हम के लोगों के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ प्लेट नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रोथ प्लेट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है ईजिली अगर हमारे मेटाफिसिस में इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे एपिफिसिस में जा सकता है, एपिफिसिस में इन्फेक्शन हुआ है तो वो हमारे मेटाफिसिस में होता है। तो अगर हमारे पास जो है वो इन्फेंट्स और अडल्ट लोग होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर इधर का इन्फेक्शन उधर चला जाएगा, उधर का इन्फेक्शन इधर आ जाएगा। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं ना, जो हमारे होते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, चाइल्ड जो हमारे पास होता है मतलब जो अडल्ट्स और न्यूनेट्स के दरमियान वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है एक्चुअली हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास ग्रोथ प्लेट आ जाती है, ग्रोथ प्लेट आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन है, अब हमारे पास एपिफिसिस और जो डायफिसिस है वो सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, एपिफिसिस और डायफिसिस सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ नहीं जाता और यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ नहीं आता, ठीक है, यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ नहीं आता और यहाँ का इन्फेक्शन नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रोथ प्लेट बन गई हुई है इन्फेंट्स और हमारे पास बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी को, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के लिए ना देखें, इसमें एक कहानी है बहुत मज़े की। वो ये कि मैंने आपको बताया कि बॉडी के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हुआ था, अब वो ब्लड के थ्रू आएगा। ब्लड, ये देखें, ये ब्लड आपको वेजल्स दिखाई थी ना मैंने हिवर्जन सिस्टम में, ये ब्लड वेजल्स हैं। अब ये देखें ये ब्लड वेसल्स का कनेक्शन कैसे हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी के किसी पार्ट में इन्फेक्शन हुआ था, लाइक टीबी उसको लंग्स के अंदर हुआ था, या यूटीआई मैंने आपको बताया उसके यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन था, वहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू आया यहाँ पे इन्फेक्शन। अब जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आ गया तो ये देखें नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे स्प्रेड करेगा, ये देखें यहाँ पे कैसे स्प्रेड करेगा, ये आया यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर, इस तरह भी स्प्रेड करेगा बोन के अंदर, इस तरह भी, मतलब लॉन्गिट्यूडनली भी हमारे पास जो है वो स्प्रेड करेगा, ठीक है, और हमारे पास रेडियली भी मूव करेगा, सारे करता जाएगा ऐसे करता जाएगा, सारी बोन में इन्फेक्शन फैलेगा इस तरह से, ठीक है। अब देखें अब क्या होगा जब ये पूरी बोन में इस तरह से फैलना शुरू कर दिया इसने, ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, ये हमारे पास पेरियोस्टियम थी बिल्कुल बाहर, और ये अंदर जो है इसका कॉर्टेक्स था, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारी पूरी यहाँ पे जो है ना बोन में यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, हिवर्जन सिस्टम के थ्रू फैल गया हुआ है, ठीक है, फैल गया हुआ है। अब क्या होगा कि यहाँ से इन्फेक्शन आया, यहाँ से इन्फेक्शन आया, कॉर्टेक्स, ये आपका कॉर्टेक्स है, ये आपका पेरियोस्टियम है। अब जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो पेरियोस्टियम और कॉर्टेक्स का कनेक्शन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो अब यहाँ पे जब इन्फेक्शन आएगा ना उनके अंदर, तो कॉर्टेक्स जो है ना, कॉर्टेक्स उसको उसके कॉर्टेक्स और पेरियोस्टियम के दरमियान में आके ना वो इन्फेक्शन जमा हो जाएगा, क्योंकि पेरियोस्टियम और कॉर्टिकल बोन के दरमियान में वीक कनेक्शन है ना, तो वीक कनेक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कॉर्टेक्स और पेरियोस्टियम के दरमियान में स्प्रेड होता जाएगा, पस बनती जाएगी, पस बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। उससे क्या होगा, पेरियोस्टियम ऐसे लिफ्ट हो जाएगी। पेरियोस्टियम जो ऐसी थी नॉर्मली, हमारे पास ये ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही है ना, नॉर्मली हमारी पेरियोस्टियम। अब नॉर्मली आपकी जो पेरियोस्टियम थी वो ऐसे थी, लेकिन पस की वजह से क्या होगी, पेरियोस्टियम ऐसे लिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, लिफ्ट हो जाएगी, इस तरह लिफ्ट हो जाएगी। ये हमारा अंदर की तरफ कॉर्टेक्स है और ये पेरियोस्टियम है, और इसके दरमियान में हमारे पास क्या होगा, ये सारी पस जो मैंने ब्लू कलर की दिखाई हुई है, ये सारी जमा हो जाएगी ऐसे, ठीक है, इधर से आई, यहाँ से ऐसे आके फैल गई, ठीक है, सब फैल गई। तो इस तरह से ये जो हमारे पास बन जाता है ना, अब ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं सब पेरियोस्टियल एब्सेस, ठीक है, सब पेरियोस्टियल एब्सेस। आपकी बुक में एक चीज़ लिखी हुई है सब पेरियोस्टियल एब्सेस, मतलब कि पेरियोस्टियम के नीचे एब्सेस बन गई। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं। अब खुद सोचें कि जब हमारे पास ये है सब पेरियोस्टियल एब्सेस बन गई है, अब यहाँ पे हमारे ब्लड वेजल्स थी बाहर की तरफ, उन्होंने अंदर लेके आनी थी ऑक्सीजन और हमारे जो है बोन के अंदर सप्लाई करनी थी। अब जब ये सब पेरियोस्टियल एब्सेस बन जाएगी तो ऑब्वियसली इस वाले पार्ट ऑफ बोन को जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगी, जब इस वाले पार्ट को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगी यहाँ पे एब्सेस बनने की वजह से, तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट होगा, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट होगा, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये इसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। तो इस चीज़ को जो हमारे पास नेक्रोटिक डेड टिश्यू बनता है बोन को, उसको हम कहते हैं सीक्वेस्ट्रम, ठीक है, सीक्वेस्ट्रम, ये बन गया, सीक्वेस्ट्रम बन गया।
अब जब सिक्वेस्ट्रम होता है ना, उसमें डेड टिश्यू होता है, उसमें हमारी पस वगैरह उस हिस्से में सारी जमा हुई होती है। अब एक टाइम आता है कि अब पेरियोस्टियम की भी तो एक चीज़ है ना, पेरियोस्टियम भी स्ट्रेस को जो है वो एक हद तक बर्दाश्त। अब जब ये पस जो है वो इतना उसके ऊपर प्रेशर डालती जाएगी, पेरियोस्टियम जो है वो हमारे पास यहाँ से रप्चर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से रप्चर हो जाएगी। यहाँ से जब वो रप्चर होगी ना, तो ये सारी पेरियोस्टियम जब रप्चर हो जाएगी तो यहाँ पे ना एक ट्रैक बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रैक बन जाएगा। ट्रैक हमारे पास कैसे होगा, यहाँ पे सारी पस होगी बोन के अंदर जमा हुई है, पेरियोस्टियम टूट गई है यहाँ से सारी, और ये सारी पस जो है ना बाहर बाहर निकल रही होगी स्किन के थ्रू। स्किन के अंदर हमारा साइनस ट्रैक्ट बन जाएगा एक। साइनस ट्रैक मीन्स कि आपके जो बोन है उसके दरमियान में और स्किन के दरमियान में जो है ना एक ट्रैक बन गया, जिसमें यहाँ से पस सारी निकल के बाहर स्किन के थ्रू बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। सो ये आपके पास एक चीज़ होती है साइनस ट्रैक फॉर्मेशन। फिर आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि हमारी जो डेड, ये हमारे पास सारी जो डेड बोन है, इसको मैं ब्लैक से शो कर देती हूँ, ये सारी आपकी डेड बोन थी जिसको हमने स्क्वेस्ट्रम कहा था, ठीक है। अब क्या होगा, इस स्क्वेस्ट्रम के इर्द गिर्द हमारे पास क्या बन जाएगी, न्यू बोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। न्यू बोन फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ग्रीन से बता देती हूँ कि ये आपकी सारी न्यू बोन फॉर्मेशन इस स्क्वेस्ट्रम के इर्द गिर्द, जो ब्लैक कलर की स्क्वेस्ट्रम है इसके इर्द गिर्द न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहेंगे इन्वोलोक्रम, ठीक है, इन्वोलोक्रम। अब जब हमारे पास हम हिस्टोलॉजी करवाएंगे ऐसी जगह की, तो हमें जो है वो क्या क्या नज़र आ सकता है। एक चीज़ क्या नज़र आएगी, पहली चीज़ नेक्रोसिस नज़र आएगी, ठीक है, नेक्रोसिस नज़र आएगी। अगर तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे। अगर तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो आपको लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे, आपको प्लाज्मा सेल्स नज़र आएंगे, आपको मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। ये हो गया, नेक्रोसिस नज़र आ गई, ये सब कुछ आपके पास यहाँ पे होता है। यही हमने डिस्कस किया, जो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि हमारा जब इन्फेक्शन आएगा हेमाटोजेनस स्प्रेड फॉर एग्जांपल, तो लॉन्गिट्यूडनली और रेडियली हमारे पास एवर्जन सिस्टम से वो करेगा स्प्रेड, ठीक है, हेवर्जन सिस्टम से वो करेगा स्प्रेड और आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको बताया कि वो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन जब स्प्रेड होगा तो वो अल्टीमेटली हमारी पेरियोस्टियम को कॉर्टेक्स से सेपरेट कर देगी, पेरियोस्टियम ऐसे लिफ्ट ऑफ हो जाएगी और वहाँ पे हमारे पास जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगी तो हमारे पास डेड बोन बन जाएगी, इसको हम सिक्वेस्ट्रम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास जो है वो पेरियोस्टियम रप्चर होगी तो वहाँ पे एक ड्रेनिक साइनस ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो है ना, जब सिक्वेस्ट्रम बनेगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। जहाँ पे सिक्वेस्ट्रम बना हुआ था उसके इर्द गिर्द मैंने आपको बताया था ना न्यू बोन फॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम इन्वोलोक्रम कहते हैं। ये अंदर वाला सिक्वेस्ट्रम होता है, बाहर वाला इन्वोलोक्रम होता है। तो न्यूली डिपोजिटेड बोन फॉर्म शेल ऑफ लिविंग टिश्यू विच इज़ नोन एज इन्वोलोक्रम। और आपके पास जो मैंने आपको बता दें एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो आपको न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे, क्रॉनिक है तो आपको ये सारे प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह नजर आएंगे और फाइब्रोसिस भी नजर आएगी, ठीक है। ये आपके पास पूरी कहानी थी इसकी और यही इसकी मोर्फोलॉजी है। आपने जो है इसकी ये चीज़ें लाजमी लिखनी है। सबसे पहली सब पेरियोस्टल एब्सेस कैसे बनती है, क्योंकि वो सारा स्प्रेड होता है लॉन्गिट्यूडनली रेडियली। उसके बाद आपने सिक्वेस्ट्रम लिखना है कि वो जो आपके पास डेड टिश्यू बन जाता है ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से, पेरियोस्टियम लिफ्टिंग की वजह से। फिर साइनस ट्रैक्ट फॉर्मेशन की होती है क्योंकि पेरियोस्टियम रप्चर हो जाती है। और फाइनली आपके पास जो है वो अगर बोन जो है वहाँ से स्प्रेड कर जाए सारा इन्फेक्शन जॉइंट्स के अंदर, तो उसकी वजह से सपोरेटिव आर्थराइटिस हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में यही है कि पेशेंट को जो है वो मेलेज होगा, फीवर होगा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ हुआ, चिल्स है, ल्यूकोसाइटोसिस है, पेन है, ठीक है। और हमारे पास बोन कल्चर्स हम करवा लेते हैं इसमें। जब हमने फाइंड करना हो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो हुआ हुआ है कि नहीं, हमने रेडियोग्राफिक फाइंडिंग से बोन कल्चर से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेना होता है। हम MRI वगैरह करवाते हैं, ठीक है, जिससे हमें वो बोन सारी रीजन नज़र आता है। हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली अगर बैक्टीरिया है तो उसके से एंटीबायोटिक्स देंगे और सर्जिकली ड्रेन करेंगे अगर बहुत ज़्यादा उसका प्रॉब्लम हुई हुई है, ठीक है। और फिर अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते टाइम पे तो क्या होता है, उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। एक्यूट जो है तो होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी एमेलिडोसिस स्टार्ट हो जाती है। एंडोकार्डाइटिस, ऑब्वियसली वहाँ से इंफेक्शन अगर चला गया हार्ट में तो एंडोकार्डाइटिस कर जाएगा। और वो जो साइनस ट्रैक्ट बना हुआ है उसके थ्रू वहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, जो साइनस ट्रैक्ट बना हुआ है बोन से स्किन तक, ठीक है, उसमें हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। और अगर हम बोन की बात करें तो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड बोन है उसका सार्कोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, सेकेंडरी माइलोडोसिस, एंडोकार्डाइटिस, सेप्सिस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड द सार्कोमा ऑफ द इन्फेक्टेड बोन। फिर हम बात कर लेते हैं जो टीबी में हमारे पास जो है ना ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। देखिए जिसको पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, सॉरी टीबी का इन्फेक्शन हुआ हुआ है लंग्स के अंदर, उसको ग्रैनुलोमा बने हुए हैं। अब वहाँ से वो स्प्रेड करेगा, पीछे हमारी रिब्स पड़ी हुई हैं, वहाँ से चले जाएगा रिब्स में, रिब्स के थ्रू वर्टिब्रा में, वर्टिब्रा के अंदर ये करता है पॉश डिजीज, इसको कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ द वर्टिब्रा। जब हो जाते हैं ना लंग्स के थ्रू, पीछे वर्टिब्रा ही है ना, तो वहाँ पे जब ये जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको हम पॉश डिजीज कहते हैं, जिसमें जो इन्फेक्शन होता है वो वर्टिब्रा तक फैल जाता है और बहुत सारे हमारे वर्टिब्रा जो होते हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी। और आपको पता है कि हमारे पास जो है ये क्या होता है कि फीवर, चिल्स और वेट लॉस के साथ पेशेंट आता है ये हिस्ट्री लेके, और पेशेंट का हमें पता चल जाता है कि इसको जो है ना टीबी हुआ हुआ है।
और साथ में ऑब्वियसली पेशेंट को जो है लोकलाइज्ड पेन भी होगी। और टीबी की जो करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स होती हैं उससे तो वो तो आपको पता ही है कि इसमें हमें जो है वो केशियस नेक्रोसिस और ग्रैनुलोमास मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑस्टियोमाइलाइटिस।